नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HS हिस्ट्री टॉक में। और राजस्थान अध्ययन से संबंधित रीट ग्रेड थर्ड जो भर्ती अपनी परीक्षा है उसको लेके हम बात करेंगे और राजस्थान अध्ययन से संबंधित यहाँ पर चर्चा होने वाली है। और प्रश्न नंबर 1 जो हमारा रहेगा कि सती प्रथा पर रोक कब और किसने लगाई थी। राजस्थान की बात हम कर रहे हैं, राजस्थान अध्ययन को लेके हम बात कर रहे हैं। तो 1829 ईस्वी में देखो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ये काम किया गया था। सर्वप्रथम सती प्रथा को जो गैर कानूनी घोषित यहाँ पर किया गया था। और ये जो प्रयास किया था वो किया था राजा राम मोहन राय ने। ये राजा राम मोहन राय जो है, राम मोहन राय के प्रयासों से ये काम हुआ था। और आपको पता होगा कि इनके भाई साहब की मृत्यु हो गई थी और इनकी भाभी जी को जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो सती जो है बनाया गया था। तो उसके आधार पर उनको ज़्यादा जो है वो आक्रोशित हो गए थे। और 1829 में इन्होंने जो है ये काम इनका जो है सफल होता है और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ये काम किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून जो है वो कहाँ पारित किया गया। तो सर्वप्रथम जो जयपुर राज्य है अपना, जयपुर राज्य उस समय जो था उसमें ये जो सती प्रथा जो निषेध कानून है वो पारित जो है वो किया गया था। और ये किया गया था, ये जो काम है वो जिसके द्वारा किया गया उसका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है जयपुर संरक्षक समिति। जयपुर संरक्षक जो समिति है इसके इस सामूहिक प्रयासों से ये काम हुआ था। जयपुर संरक्षक समिति के द्वारा जो है वो ये काम किया गया था। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने वाला था। कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने वाला जो राज्य था वो था अपना कोटा राज्य। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा, इसके बाद में देखो सबसे पहले कोटा में ये कन्यावध को जो है गैरकानूनी घोषित किया गया। उसके बाद में जो बीकानेर है उसके बाद का भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद में अगर आ जाता है, सवाल में आ जाता है, उसके बाद में बीकानेर था और फिर आता है जोधपुर का नंबर। बीकानेर और जोधपुर जो है वो उसके बाद में घोषित करने वाले, कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने वाले राज्य माने जाते हैं। अगला सवाल है कि अनमेल विवाह क्या है। अनमेल विवाह का मतलब होता है कि कम उम्र की कन्याओं का अधिक की अवस्था के पुरुषों के साथ में जब विवाह कर दिया जाता है तो वो कहलाता है अनमेल विवाह। चलिए अगला हमारा जो सवाल रहेगा, सवाल नंबर 5 है कि 10 दिसंबर सन 1903 को किस रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून जो है वो बनाया था। तो ऐसी कौन सी रियासत थी? तो उस रियासत का नाम जो रहेगा वो रहेगा अलवर रियासत। कौन सी रियासत थी भाई? अलवर रियासत थी जिसने सबसे पहले बाल विवाह और अनमेल विवाह को विवाह निषेध कानून जो है वो बनाया था। और ये जो कानून है वो क्यों बना था? तो देखिए इसको कानून को जो बनाने का जो काम था वो इसलिए था कि बाल विवाह को रोका जाए, बाल विवाह जैसी, अनमेल विवाह जैसी जो कुप्रथाएं हैं उन पर रोक लगाई जाए। कुप्रथाओं पर रोक लगाने के लिए ये कानून जो है वो पारित किया गया था। और इसके लिए जो सबसे पहले एक समाज सुधारक हुए हैं उन्होंने प्रयास किया था वो है अपने दयानंद सरस्वती। कौन है भाई? दयानंद सरस्वती हैं। चलिए समझ में आया होगा। अगला हमारा जो सवाल रहेगा, सवाल नंबर 6 कि किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी जो है वो घोषित किया गया था। आप सबको पता होगा कि जिसको डाकन प्रथा है, कई जगह नाम इसका डायन प्रथा भी लिखा हुआ रहता है। तो डायन प्रथा को गैरकानूनी घोषित जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी लगभग 1853 ईस्वी को जो है इसको जो है वो गैरकानूनी घोषित किया गया था। और इस डाकन प्रथा की जानकारी सबसे पहले जो है आपको पता होगा जब राजस्थान के जो एजीजी थे, राजपूताना के जो एजीजी है उनके पास जब वो इसकी जानकारी मिली, डाकन प्रथा की जब वो जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत जो है उसको एक्शन लिया और 1853 ईस्वी में जो है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया और शासकों पर दबाव बनाया। ऐसा इतना जल्दी नहीं हुआ था। चलिए अगला हमारा 7वां सवाल है कि ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। इस सवाल का जवाब मैंने पहले भी बता दिया है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये काम हुआ था। चलिए हमारा 8वां सवाल है कि किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी थी। तो अंग्रेजी भाषा जो है कौन से साल में जो है वो राजकीय भाषा बनी? तो 1835 में जो है वो राजकीय भाषा का रूप जो है वो धारण कर लिया था, राजकीय भाषा के रूप में उसको मान्यता मिल गई थी। ये बात है 1835 की। तय देखो सबसे पहले यहाँ पे जब अंग्रेजी भाषा जब राजकीय भाषा बनती है तो उस समय जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उनके खोलने की भी जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो चुकी थी। चलिए आगे मैं बात करूँ, 8वां प्रश्न है कि जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया था। जल जंगल और जमीन जो आंदोलन है वो चलाया था मामा बालेश्वर दयाल ने। किसने चलाया? मामा बालेश्वर दयाल। और मामा बालेश्वर दयाल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म है वो 10 मार्च कब होता है? 10 मार्च 1905 को होता है।
10 मार्च 1905 को बाबा बालेश्वर दयाल का जन्म होता है। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से प्रश्न और बनता है। चलिए हमारा 9वां सवाल है कि 1872 में वॉइस रॉय थे लॉर्ड मेयो ने अजमेर में किस संस्था की स्थापना की थी? तो लॉर्ड मेयो ने सन 1872 में जो है वो यहाँ पर देखिए अजमेर शहर में जिस संस्था की स्थापना की थी उसका नाम था मेयो कॉलेज। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं कि देखो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है वो खोले गए थे अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए वो विद्यालय खोले थे और 1872 में ही लॉर्ड मेयो के नाम से जो है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसका प्रथम सेशन अगर आपको ये पूछा जाए कि इसका प्रथम सत्र जो है वो कब से स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो प्रथम सत्र है वो होता है सन 1875 से लेके 75-76 में जो है इसका प्रथम सेशन जो है स्टार्ट होता है। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा 10वां सवाल है कि 21 अगस्त सन 1937 को राजस्थान विद्यापीठ संस्था की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो राजस्थान विद्यापीठ संस्था की जो स्थापना है वो पंडित जनार्दन राय नागर के द्वारा की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य और याद रखिएगा, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? उद्देश्य जो था वो था सभी के लिए शिक्षा है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। चलिए अगला हमारा 11वां जो सवाल रहेगा कि राजस्थान में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कब व कहाँ खुला? तो प्रथम सरकारी कन्या स्कूल, राजस्थान की बात हो रही है, प्रथम सरकारी कन्या स्कूल जो है वो कब और कहाँ खुला था? तो ये खुला था सन 1866 ईस्वी में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा में। कहाँ खुला? पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा में ये जो विद्यालय है वो खुला था। चलिए आगे मैं बात करूं, अगला हमारा जो सवाल रहेगा कि आदिवासियों का जो मसीहा है वो कौन कहलाता है? तो आदिवासियों का मसीहा जो है वो कहलाते हैं भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को जो है वो आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। और इनका जो जन्म है वो 1904 को, कहाँ पे? 1904 को डूंगरपुर जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? डूंगरपुर जो अपना राज्य है उसमें डूंगरपुर राज्य हुआ करते थे, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अगला है कि वागड़ का गांधी कौन कहलाता है? तो वागड़ का गांधी भी कौन कहलाता है? भोगीलाल पांड्या कहलाता है। अगला सवाल है कि भोगीलाल द्वारा स्थापित की गई पाठशाला कौन सी थी? तो भोगीलाल द्वारा जो स्थापित जो पाठशाला थी उसका नाम था वागड़ सेवा समिति। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये जो वागड़ सेवा मंदिर जो है, वागड़ सेवा मंदिर जिसका निर्माण जो है वो भोगीलाल पांड्या ने किया था। ये बच्चों और प्रौढ़ों के लिए पाठशाला इन्होंने स्थापित की, बच्चे और प्रौढ़ हैं उनके लिए ये पाठशाला स्थापित हुई थी। अगला है कि कालीबाई का संबंध जो है वो कौन से जिले से है? तो कालीबाई नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कालीबाई का जो संबंध है वो डूंगरपुर जिले से। इसकी थोड़ी सी मैं कहानी आप सबको बताना चाहूँगा। तो देखिएगा कि डूंगरपुर राज्य में देखो जन जागृति हेतु जो है वो कई पाठशालाएं खोली गई थी और पुलिस अधिकारी जो थे उन पाठशालाओं को बंद करना चाहते थे, लेकिन मना करने पर जो कोई उनके इसी काम में जो है वो आड़े आता था तो उनकी जो है वो हत्या कर दी जाती थी। तो यहाँ पर देखिएगा नाना भाई के शहीद, जब नाना भाई शहीद हो गए तो पाठशाला बंद करने के लिए नाना भाई शहीद हो गए, तो पाठशाला का एक दूसरे अध्यापक था जिसका नाम था सेंगा भाई। क्या नाम था? सेंगा भाई था। सेंगा भाई ने पाठशाला चलाई, फौज उनको जबरदस्ती क्रूरता के साथ में घसीट कर ले जाने लगी। तब वहां पर देखिए एक 13 वर्षीय जो बालिका है जिसका नाम था कालीबाई, उसने उसकी रस्सी को जो है वो काट दिया था और उसे बचा लिया। लेकिन वाहन में बैठे हुए जो फौजी भाई थे, जो फौजी थे, उन्होंने क्या किया? फौजियों ने क्या किया? उस 13 वर्षीय बालिका को गोलियों से भून डाला। तो वहां पर कालीबाई की जो है मृत्यु हो जाती है। चलिए यहाँ पर स्थिति जो है वो बनती है कि शिक्षा से संबंधित थी कौन? कालीबाई। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 16 कि महाराजा करणी सिंह जो कि 1952 से 1977 तक लोकसभा के सदस्य रहे, उनका संबंध था। तो देखिए उनका संबंध जो था वो था बीकानेर रियासत से। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि करणी सिंह का जो जन्म है वो 1924 को हुआ था। कब हुआ था? 1924 को हुआ था। और 25 सालों तक, लगभग देखिएगा 25 साल तक ये जो है वो लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। और इन्होंने, आप सबको पता होगा कि बालिका शिक्षा है ना, ऐसे कुछ जो है वो अच्छे काम भी किए हैं। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा रहेगा 17वां प्रश्न है कि हीरालाल शास्त्री का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर सन 1899 को जोबनेर कहाँ पे है भाई? जयपुर में है। जोबनेर कहाँ पे है? जयपुर में इनका जन्म होता है। चलिए अगला सवाल है कि जीवन कुटीर नामक संस्था, जीवन कुटीर नाम याद रखिएगा, इस संस्था की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना करने वाले थे हीरालाल
शास्त्री। कौन थे भाई? हीरालाल शास्त्री थे। चलिए अगला हमारा जो सवाल रहेगा कि हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो कब बनाया गया था? तो प्रथम मुख्यमंत्री जो बनाया गया था वो 30 मार्च सन 1949 को बनाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा 1929 में इन्होंने जो है वो दूरस्थ और पिछड़े गांव वनस्थली को जो है अपना कार्य क्षेत्र भी इन्होंने जो है वो चुना था। वनस्थली को जो है अपना कार्य क्षेत्र भी इन्होंने चुना था। चलिए अगला जो सवाल रहेगा हमारा कि वह कौन थे जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की? तो वनस्थली का मैंने नाम अभी भी बताया है कि वनस्थली विद्यापीठ की जो स्थापना करने वाले थे, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करने वाले थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे भाई? हीरालाल शास्त्री थे। चलिए अगला सवाल है कि रतन शास्त्री कौन थी? तो शास्त्री दोनों के आ रहा है, तो यहाँ पर रतन शास्त्री कौन थी? हीरालाल शास्त्री की जो पत्नी थी वो रतन शास्त्री के नाम से जानी जाती है। और इनको जो है बहुत सारे पुरस्कार भी जो है वो मिले थे। जैसे मैं बात करूं जो रतन शास्त्री है उनको जो है पद्म श्री पुरस्कार भी मिला है, पद्म श्री पुरस्कार मिला है। इसके अलावा पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और जमुना लाल बजाज जो अवार्ड है वो भी इनको मिला हुआ है। अगला हमारा सवाल रहेगा कि किशोरी देवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो किशोरी देवी का जो जन्म है वो देखिएगा, किशोरी देवी का नाम आपने पहले भी सुना होगा। इनका जन्म जो है वो दुलारू का बास झुंझुनू में होता है। और किशोरी देवी जो है वो सरदार, नाम सुना होगा, सरदार हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह की जो है ये पत्नी भी मानी जाती है। ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा अगला जो हमारा प्रश्न है कि 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल जो है वो कहाँ खोला गया था? 1819 को आधुनिक शिक्षा का जो पहला स्कूल है वो अजमेर में खोला गया था, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय था। चलिए किस योजना के आधार पर संविधान सभा का जो है वो निर्माण हुआ था? ऐसी कौन सी योजना थी? तो वो एक ही योजना थी, वो थी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है वो संविधान सभा का निर्माण होता है। अगला सवाल है कि संविधान सभा का सही अर्थ क्या है? संविधान सभा का जो सही अर्थ है वो है कि जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। जो किसका निर्माण करती है? संविधान का निर्माण करती है, वह कहलाती है संविधान सभा। अगला देखिएगा कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे बुजुर्ग आदमी थे, इसलिए इनको स्थायी अध्यक्ष न बना के अस्थायी जो है अध्यक्ष इनको चुना गया था। और इसके बाद में आप सबको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी सदस्य बना दिया गया था। अगला सवाल है कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला सवाल है कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले किसने पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश करने वाले थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वो 13 दिसंबर की बैठक में हुआ था। 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी उस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। चलिए अगला सवाल है कि संविधान सभा ने संविधान को स्वीकृति कब प्रदान की थी? तो संविधान सभा ने संविधान को जो स्वीकृति है वो 26 नवंबर सन 1949 को प्रदान की थी। और आप सबको पता होगा अगला है कि 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। ये जो मनाने की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? तो ये हुई थी सन 2015। 26 नवंबर सन 2015 को जो है सबसे पहले संविधान दिवस जो है मनाया गया है। चलिए अगला जो सवाल रहेगा कि संविधान सभा के सदस्यों के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे पहले राजस्थानी कौन थे? तो वो थे अपने बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता जो थे वो मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे पहले राजस्थानी माने जाते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि संविधान को बनने में जो कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह है और 18 दिन का जो समय है वो किस में लगा था? संविधान को बनाने में लगा था। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में कोटा से कौन आए थे? तो कोटा से आने वाले जो थे वो थे हमारे दलेल सिंह। दलेल सिंह का जो चयन हुआ था वो कोटा से हुआ था। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले कितने चित्र हैं? तो कितने चित्र हैं भाई? लगभग 22 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 22 चित्र हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा और ज़्यादा जो है थोड़ा डीपली यहाँ पर जो है बताना चाहूँगा कि 22 चित्रों को तो इन्होंने शामिल किया है, लेकिन ये चित्र हैं, ये चित्र बनाने का काम जिसने किया था उनके भी नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिएगा इन चित्रों का जो निर्माण करने वाले थे उनका नाम था नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने जो है इन चित्रों का निर्माण किया था। और राजस्थान के एक चित्रकार हुए हैं, जिनका नाम था कृपाल सिंह शेखावत।
और जो है नंदलाल बोस ने जो है इन 22 चित्रों का जो है निर्माण किया था। चलिए अगला हमारा सवाल रहेगा कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव का संबंध किस रियासत से था। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जो संबंध था वो उदयपुर रियासत से रहा है और इनका जो जन्म था वो 30 जनवरी कब होता है, 30 जनवरी सन 1903 को कहाँ पे होता है, 1903 को उदयपुर में होता है। चलिए अगला सवाल है कि सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी माणिक्य लाल वर्मा ने। आप सबको बता दें कि जो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर जो करवा रहे हैं थर्ड ग्रेड रेट जो मेंस जो परीक्षा होने वाली है राजस्थान अध्ययन का, यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो बढ़िया तरीके से मैं करवाना जो है वो चाह रहा हूँ और हो भी रहा है, अपना बढ़िया तरीके से चल भी रहा है। तो आप सबसे मेरी विनती रहेगी कि आप हमारे वीडियोज़ को जो है वो लाइक जरूर करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करते रहिएगा। किसी प्रश्न में अगर आपके कोई दिक्कत है तो वो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जैसे कल एक प्रश्न में दिक्कत थी, वहाँ पे 1500 की जगह 1900 लिख दिया गया था, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई मानवीय त्रुटियां हैं वो उनसे जो है हो जाता है। तो उसके लिए आप जो है हमें जो है वो उसको अवगत जरूर करवाइएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि लोकप्रिय गीत जिसका नाम था पंछेड़ा किसका है। तो पंछेड़ा गीत जो है वो माणिक्य लाल वर्मा द्वारा लिखित है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1948 में बृहत्तर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था। 1948 में बृहत्तर राजस्थान का जो मुख्यमंत्री था वो कौन था भाई, वो थे माणिक्य लाल वर्मा। चलिए समझ में आया होगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा कि जयनारायण व्यास का संबंध कहाँ से है। तो जयनारायण व्यास का जो संबंध है वो जोधपुर रियासत से माना जाता है। तो जयनारायण व्यास के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि इनका जन्म जो है वो 18 फरवरी सन 1899 को जोधपुर में होता है। और इसके अलावा देखिएगा कल परसों एक प्रश्न भी आया था अपने सेकंड ग्रेड में जो संस्कृत डिपार्टमेंट की थी, उसमें भी देखो ये तरुण राजस्थान से संबंधित प्रश्न आया था। तो 1927 में तरुण राजस्थान के जो प्रधान संपादक थे वो कौन थे, वो थे अपने जयनारायण व्यास। तो इसका संबंधित अगला प्रश्न भी मैंने बनाया है कि जयनारायण व्यास तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक जो वो कब बने थे। तो वो बने थे सन 1927 को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है कि जयनारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। तो मुख्यमंत्री रहे थे 1951 से लेकर 1956 तक, लगभग 5 वर्षों तक ये जो है मुख्यमंत्री रहे थे, 2 बार बन गए थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि बलवंत सिंह मेहता ने 1943 में उदयपुर में किस छात्रावास की जो है वो स्थापना की थी। तो वो था अपना बनवासी छात्रावास। कौन सा छात्रावास था भाई, बनवासी छात्रावास की इन्होंने स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल है कि सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री थे। तो वो थे मेवाड़ राज्य के प्रधानमंत्री। चलिए अगला सवाल है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है। तो गांधी जी की पुस्तक है भाई, महात्मा गांधी की ये पुस्तक है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। चलिए अगला सवाल है कि पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी, वो किस वर्ष की थी। तो वो की थी सन 1935 में। 1935 में संविधान सभा की सबसे पहले कांग्रेस ने मांग की थी। अगला सवाल है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का अध्यक्ष जो स्थायी जो अध्यक्ष था वो राजेंद्र प्रसाद था और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। तो कितने मंत्री थे उसमें, 3 मंत्री थे। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। तो किस राज्य से चुने गए थे, बिहार राज्य से ये चुने गए थे। चलिए अगला सवाल है कि खेतड़ी के राजा थे सदा सिंह किस रियासत से संविधान सभा के सदस्य थे। तो कौन सी रियासत थी, खेतड़ी रियासत थी। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 49 है कि 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। तो मेवाड़ के महाराणा की जो नीति थी वो अंग्रेजों के सहयोग की नीति थी, अंग्रेजों का वो सहयोग करना चाहते थे। अगला सवाल है कि 1857 का विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश एजेंट कौन था। तो ब्रिटिश एजेंट जो था वो था कैप्टन सॉवर्स। कौन था, कैप्टन सॉवर्स था। तो आज के हमारे आप ये जो सवाल हैं आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर अभी मैं फिलहाल जो है लगभग 50% ही करवा रहा हूँ। इसके अलावा जो भी प्रश्न हमारे बनते हैं वो मैं जो है वो शाम तक या मॉर्निंग तक जो है वो इसको डाल दूंगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।